हम्म, आज की इस गहन चर्चा में हम किसी जटिल रिसर्च पेपर या किसी भारी भरकम वैज्ञानिक जर्नल को नहीं खंगालने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। बल्कि हम एक ऐसे स्रोत को देखने वाले हैं जो शायद हम सबके बचपन का हिस्सा रहा है। सही कहा। हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 की एक विज्ञान की किताब की। और ये सुनकर एक पल के लिए लग सकता है कि स्कूल की एक साधारण सी किताब में भला ऐसा क्या खास होगा। मतलब मुझे भी यही लगा था शुरुआत में, लेकिन जब हमने इन पन्नों के भीतर छिपी जानकारियों को एक नए नजरिए से देखा ना। तो ये साफ हो गया कि ये महज एक किताब नहीं है। ये हमारे आसपास मौजूद इस अविश्वसनीय और जीवित दुनिया का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। और इस चर्चा का हमारा सीधा सा लक्ष्य ये समझना है कि प्रकृति ने खुद को कितनी खूबसूरती और कितने अचूक वैज्ञानिक तरीके से गढ़ा है। हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में पेड़ों, पत्तियों और जानवरों को देखते तो हैं, लेकिन उनके पीछे काम कर रहे इंजीनियरिंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। वही तो। आज हम बिना किसी जटिल शब्दावली के ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक साधारण सी पत्ती की नसों का डिजाइन देखकर। आप ये बता सकते हैं कि जमीन के नीचे उस पौधे की जड़ें कैसी होंगी? है ना कमाल की बात? बहुत कमाल की। और हम ये भी समझेंगे कि जीवन की ये विविधता केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि लाखों सालों की एक बेहद सोची समझी रणनीति है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प दृश्य से करते हैं, जिसका जिक्र किताब की शुरुआती पन्नों में ही आता है। अरे हाँ, वो नेचर वॉक यानी प्रकृति की सैर वाला उदाहरण। बिल्कुल। और ये शुरुआत अपने आप में हमारी पूरी चर्चा का सुर तय कर देती है। इस उदाहरण में डॉक्टर रघु नाम के एक वैज्ञानिक हैं और स्थानीय समुदाय के एक बुजुर्ग हैं मनीराम चाचा। हाँ, जो बच्चों के एक समूह को जंगल की सैर पर ले जाते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई आम स्कूल ट्रिप नहीं है, जहाँ सिर्फ पेड़ों के नाम रटवाए जा रहे हों। बिल्कुल नहीं। यहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जमीनी पारंपरिक ज्ञान का एक अद्भुत मिलन हो रहा है। डॉक्टर रघु बच्चों को पत्तियों और कीड़ों का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण करना सिखा रहे हैं। जबकि मनीराम चाचा, जिन्हें पक्षियों की आवाज की हूबहू नकल करने में महारत हासिल है, वो बच्चों को प्रकृति को सुनना सिखा रहे हैं। और मुझे यही बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। जब मनीराम चाचा अलग अलग पक्षियों की आवाज निकालते हैं और बच्चे उत्साह में उनकी नकल करते हैं, तो वे असल में ये सीख रहे होते हैं कि जंगल सिर्फ एक दृश्य नहीं है, वो एक पूरा ऑर्केस्ट्रा है। एकदम सही कहा। हर पक्षी की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी है, एक अलग संवाद का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि विज्ञान केवल सफेद कोट पहनकर प्रयोगशालाओं में नहीं होता। वो हमारे आसपास उड़ती हुई तितलियों के पंखों में और शाखाओं पर बैठे बंदरों के व्यवहार में भी मौजूद है। मतलब उद्देश्य प्रकृति को तोड़ मरोड़ कर देखना नहीं है, बल्कि बिना उसे नुकसान पहुंचाए उसकी महक को पहचानना और उसकी बारीकियों को समझना है। और जब हम इस तरह से प्रकृति को करीब से देखना शुरू करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज हमें हैरान करती है वो है इसकी अथाह विविधता। इतनी सारी अलग अलग तरह की आकृतियां, रंग, आकार। अब सवाल ये उठता है कि इस विशाल विविधता को समझा कैसे जाए। यहीं पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की अवधारणा सामने आती है। अगर हम इस पूरे प्राकृतिक साम्राज्य को एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मान लें, तो बिना किसी सिस्टम के वहां कोई भी किताब ढूंढना नामुमकिन होगा। बिल्कुल। इस वर्गीकरण को समझने के लिए ही पौधों को उनकी भौतिक संरचना, यानी उनकी ऊंचाई और तने की बनावट के आधार पर मुख्य रूप से कुछ श्रेणियों में बांटा गया है। हम अक्सर किसी बगीचे में जाकर बस हर तरफ हरा रंग ही देखते हैं, लेकिन अगर हम विकासवादी नजरिए से सोचें, तो हर पौधे ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक अलग शारीरिक ढांचा चुना है। किताब में शाख, झाड़ी और पेड़ का जिक्र है, जिन्हें हम हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज कहते हैं। हाँ। अब अगर हम शाख यानी हर्ब्स की बात करें, जैसे कि टमाटर या पुदीने का पौधा, तो ये वो छोटे पौधे हैं जिनके तने बहुत कोमल और हरे होते हैं। इन्हें आप आसानी से मोड़ सकते हैं। और यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये पौधे अपना सारा निवेश या अपनी सारी एनर्जी अपनी पत्तियों और फलों में लगाते हैं, ना कि एक मजबूत लकड़ी का तना बनाने में। उनका जीवन चक्र छोटा होता है, इसलिए वे तेजी से बढ़ते हैं। सही कहा। इसके बाद झाड़ियां या श्रब्स आते हैं। गुलाब या नींबू का पौधा इसका बहुत ही सटीक उदाहरण है। इनकी रणनीति थोड़ी अलग होती है। इनकी शाखें जमीन के बिल्कुल करीब से, तने के आधार से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं। इनका तना कठोर जरूर होता है, लेकिन पेड़ों जितना मोटा नहीं होता। वे एक मध्यम आकार का ढांचा तैयार करते हैं ताकि वे जमीन के करीब रहकर भी सुरक्षित रह सकें। और फिर आते हैं पेड़, जैसे कि आम या नीम का पेड़। ये वनस्पति जगत के विशालकाय निर्माण हैं।
इनका तना बेहद कठोर, मोटा और गहरे भूरे रंग का होता है। इनमें शाखाएं जमीन से काफी ऊंचाई पर निकलती हैं। यह ऊंचाई उन्हें घने जंगलों में भी सूरज की रोशनी तक पहुंचने में मदद करती है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा स्मार्ट पौधे लगते हैं वो हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। यानी आरोही और विसर्पी पौधे। अरे हाँ, ये वो पौधे हैं जिन्होंने विकास के इस खेल में एक अलग ही शॉर्टकट ढूंढ निकाला है। यह एक बहुत ही शानदार नजरिया है सोचने का। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स का तना इतना कमजोर होता है कि वे अपने दम पर सीधे खड़े नहीं हो सकते। लेकिन उन्होंने इसका एक उपाय निकाल लिया है। क्रीपर्स जमीन पर ही फैल जाते हैं, जैसे तरबूज की बेल। वे अपने भारी फलों का वजन उठाने के लिए जमीन का ही सहारा लेते हैं। दूसरी तरफ क्लाइंबर्स, जैसे कि मनी प्लांट या मटर की बेल, अपने आसपास के किसी भी ढांचे या दूसरे मजबूत पेड़ों का सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। वे बिना एक मोटा तना बनाए सूरज की रोशनी हासिल करने की होड़ में सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। यह प्रकृति में संसाधनों के सही इस्तेमाल का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। अब यहाँ से हम इस चर्चा के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो वाकई में किसी जादुई रहस्य उद्घाटन से कम नहीं है। ये एक ऐसा आहा पल है जो शायद हम में से कई लोगों ने स्कूल में रटा तो होगा, लेकिन उसके पीछे की असली इंजीनियरिंग को कभी महसूस नहीं किया। हम बात कर रहे हैं पत्तियों, जमीन के नीचे छिपी जड़ों और बीजों के बीच के उस रहस्यमयी कनेक्शन की, जो आपस में एक अटूट तरीके से जुड़े हुए हैं। एक आम नजरिए से पत्ती सिर्फ एक पत्ती है और जड़ सिर्फ एक जड़। लेकिन इन दोनों के बीच जो गुप्त संवाद है वो कमाल का है। इस गुप्त संवाद को समझने के लिए हमें पौधों के इन 3 मुख्य हिस्सों को डिकोड करना होगा। चलिए शुरुआत पत्तियों से करते हैं। अगर हम किसी पत्ती को ध्यान से देखें तो उस पर धागे जैसी पतली रेखाएं होती हैं। इन्हें शिराएं या वेन्स कहते हैं और इनके इस पूरे डिजाइन को शिरा विन्यास या विनेशन कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से 2 तरह का होता है। पहला है जालीदार शिरा विन्यास यानी रेटिक्युलेट विनेशन, जिसमें पत्ती के बीच वाली मुख्य शिरा के दोनों तरफ एक पूरा जाल सा बुना होता है। गुड़हल, पीपल या गुलाब की पत्ती में यह साफ दिखाई देता है। दूसरा होता है समानांतर शिरा विन्यास या पैरेलल विनेशन, जिसमें रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर सीधी सीधी चलती हैं, जैसे कि आप घास, गेहूं या केले के बड़े पत्तों में देखते हैं। और यही 2 तरफा पैटर्न हमें जड़ों में भी देखने को मिलता है। जमीन के नीचे जड़ों की दुनिया भी मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटी है। एक होती है मूसला जड़ या टैप रूट। इसमें एक मुख्य मोटी जड़ होती है जो जमीन में सीधे बहुत गहराई तक जाती है और उसमें से छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। सरसों या गाजर इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरी तरफ होती है रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट। इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती, बल्कि तने के बिल्कुल निचले हिस्से से एक जैसी मोटाई की बहुत सारी जड़ें एक गुच्छे के रूप में निकलती हैं और मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही फैल जाती हैं। घास की जड़ें इसका सबसे आम उदाहरण है। अब इन दोनों पत्तियों और जड़ों को एक साथ जोड़ने वाली जो अहम कड़ी है वो है बीज। बीज भी बनावट के आधार पर 2 तरह के होते हैं। अगर हम किसी बीज को पानी में भिगोकर उसका छिलका हटाएं और वो आसानी से 2 बराबर हिस्सों में बट जाए, जैसे कि चना, राजमा या मूंगफली, हाँ, तो उसे द्विबीजक पत्री या डाइकॉट कहते हैं। वहीं कुछ बीज ऐसे होते हैं जो 2 हिस्सों में नहीं टूटते, उनका केवल एक ही हिस्सा होता है, जैसे मक्का, गेहूं या चावल। और इन्हें एक बीजक पत्री या मोनोकॉट कहते हैं। और यहीं पर प्रकृति अपना सबसे बड़ा चीट कोड हमारे सामने रखती है। बिल्कुल, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक आनुवंशिक या जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। मतलब अगर आप किसी पौधे का बीज देखते हैं और वो द्विबीजक पत्री यानी डाइकॉट है, जैसे कि चना, तो आप बिना उस पौधे को उगाए या उसके जड़ों को खोदे पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उसकी पत्तियों में हमेशा जालीदार शिरा विन्यास होगा और उसकी जड़ हमेशा एक गहरी मूसला जड़ यानी टैप रूट होगी। और इसके बिल्कुल उलट अगर बीज एक बीजपत्री है, जैसे कि गेहूं या मक्का, तो ये तय है कि उसकी पत्तियों में समानांतर रेखाएं होंगी और जमीन के नीचे उसकी जड़ें रेशेदार या फाइब्रस होंगी। ये आपस में जुड़ा हुआ एक ऐसा खूबसूरत और सटीक डिजाइन है जो दिखाता है कि एक पौधे का विकास कोई बेतरतीब प्रक्रिया नहीं है। ये पहले कोशिका विभाजन से ही तय हो जाता है कि उस पौधे का पूरा वैस्कुलर सिस्टम कैसे काम करेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी इमारत के बाहर लगी खिड़कियों का डिजाइन देखकर ये बता दें कि जमीन के नीचे उसकी नींव का ढांचा कैसा होगा। ये जीवन की जटिलता के भीतर छिपी एक अद्भुत सरलता है।
सच में, ये जानने के बाद कोई भी अपने आसपास के पौधों को उसी पुराने नजरिए से नहीं देख सकता। पौधों की इस शानदार और स्थिर दुनिया को समझने के बाद अब बात करते हैं उस दुनिया की जो हमेशा गतिमान रहती है, जानवरों की दुनिया। जिस तरह पौधों ने खुद को अलग अलग तरीकों से ढाला है, उसी तरह जानवरों ने भी अपने आसपास के माहौल और अपने चलने फिरने के तरीके के आधार पर खुद को विकसित किया है। चींटियां पैरों से जमीन नापती हैं, मछलियां फिन्स या पंखों की मदद से पानी चीरती हैं और कबूतर आसमान पर राज करते हैं। लेकिन ये सब इतना अलग अलग क्यों है? इस क्यों का जवाब बहुत ही सीधा लेकिन गहरा है। अनुकूलन या अडेप्टेशन। कोई भी जीव जिस प्राकृतिक आवास या हैबिटेट में रहता है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियां, तापमान और भोजन की उपलब्धता उसके शरीर की बनावट को तय करती हैं। लाखों वर्षों की क्रमिक विकास प्रक्रिया में जीव के शरीर में वही बदलाव टिक पाते हैं जो उसे उस विशेष माहौल में जिंदा रहने में मदद करते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाला एक कड़ा संघर्ष है। और इस कड़े संघर्ष और अनुकूलन का जो उदाहरण किताब में ऊंटों के माध्यम से दिया गया है, वो बहुत ही विस्तृत और दिलचस्प है। आमतौर पर रेगिस्तान का जहाज सुनते ही हमारे दिमाग में राजस्थान की तपती रेत और एक ऊंट की तस्वीर उभर आती है। लेकिन रेगिस्तान भी दो तरह के होते हैं, गर्म और ठंडे। और दोनों ही जगहों के ऊंटों ने खुद को वहां के हिसाब से पूरी तरह से अलग तरीके से ढाला है। राजस्थान के गर्म रेगिस्तान वाले ऊंटों को ही लीजिए, इनकी टांगें असाधारण रूप से लंबी होती हैं। ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, बल्कि इसका सीधा सा विज्ञान ये है कि उनका मुख्य शरीर तपती हुई रेत की भयंकर गर्मी से जितना हो सके उतना दूर रहे। बिल्कुल। और उनके पैरों के खुर बहुत चौड़े और गद्देदार होते हैं, जो उनके भारी शरीर को रेत में धंसने से बचाते हैं। इसके अलावा गर्म रेगिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती पानी की कमी होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए इन ऊंटों के शरीर ने पसीना बहाना लगभग बंद कर दिया है। इनका मलमूत्र भी बेहद सूखा होता है ताकि शरीर से कम पानी बाहर निकले। और इनकी पीठ पर जो एक कुबड़ या हम्प होता है, वो दरअसल एक एनर्जी रिजर्व है जिसमें फैट या वसा जमा होती है, ना कि पानी, जैसा कि कई लोग मानते हैं। ये जमा हुआ भोजन उन्हें कई दिनों तक बिना कुछ खाए जिंदा रहने में मदद करता है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान की तरफ जाते हैं। वहां का माहौल एकदम अलग है। जमा देने वाली ठंड, तेज बर्फीली हवाएं और पथरीले पहाड़। वहां पाए जाने वाले ऊंटों का ढांचा राजस्थान के ऊंटों से बिल्कुल अलग होता है। पहाड़ों पर चढ़ने और उबड़-खाबड़ रास्तों पर अपना संतुलन बनाए रखने के लिए इनकी टांगें गर्म रेगिस्तान वाले ऊंटों के तुलना में काफी छोटी होती हैं। भयंकर ठंड से बचने के लिए प्रकृति ने इन्हें सिर से लेकर गर्दन और पूरे शरीर पर घने और लंबे बालों का एक प्राकृतिक कोट दिया है। और जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि लद्दाख के इन ऊंटों की पीठ पर एक नहीं बल्कि 2 कुबड़ होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे रेगिस्तानों में सर्दियों के मौसम में भोजन पूरी तरह से बर्फ के नीचे दब जाता है और कुछ भी खाने को नहीं मिलता। उस मुश्किल वक्त में ये ऊंट अपने इन 2 कुबड़ों में जमा उसी वसा या फैट का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए करते हैं। और ये बात बहुत ही हैरान करने वाली है कि सर्दियों के अंत तक जब उनका सारा जमा किया हुआ भोजन खत्म हो जाता है तो ये दोनों कुबड़ सिकुड़ कर बिल्कुल छोटे हो जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि एक ही जीव अलग अलग परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए खुद को कितनी अलग दिशाओं में विकसित कर सकता है। और खुद को ढालने की ये जिद सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है। पौधे भी अपने पर्यावरण के हिसाब से जबरदस्त अनुकूलन दिखाते हैं। हम सब ने पहाड़ों पर पाई जाने वाली पाइन या देवदार जैसी वनस्पतियां देखी हैं। इनका आकार एकदम शंक्वाकार या कोनिकल होता है। ये कोई सौंदर्य का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक इंजीनियरिंग डिजाइन है। पहाड़ों पर जब भारी बर्फबारी होती है तो ये कोन जैसी शक्ल बर्फ को पत्तियों पर टिकने नहीं देती। बर्फ आसानी से फिसलकर नीचे गिर जाती है और पेड़ की टहनियां टूटने से बच जाती हैं। इसी तरह रोडोडेंड्रॉन के पौधों का उदाहरण भी बहुत सटीक है। अगर आप दक्षिण भारत के नीलगिरी के पहाड़ों पर जाएंगे तो वहां चलने वाली तेज हवाओं के कारण इन पौधों ने अपनी ऊंचाई बहुत कम कर ली है और इनकी पत्तियां छोटी होती हैं ताकि तेज हवा से वे उखड़ ना जाएं। लेकिन जब आप उन्हीं रोडोडेंड्रॉन को सिक्किम की घाटियों में देखते हैं जहां तेज हवाओं का खतरा कम है तो वे काफी ऊंचे और फैले हुए दिखाई देते हैं।
रेगिस्तान में कैक्टस को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसने पत्तियों को कांटों में बदल दिया ताकि वाष्पीकरण से पानी का नुकसान ना हो। और उसका तना ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करने के लिए मांसल और हरा हो गया। लेकिन अब हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां ये सारी सुंदरता और जटिलता एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है। प्रकृति ने लाखों सालों में एक ऐसा नाजुक संतुलन बनाया है जहां हर जीव, हर पौधा एक दूसरे पर गहराई से निर्भर है। पेड़ पक्षियों और जानवरों को आसरा और भोजन देते हैं, और जानवर फल खाकर बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं, जिससे नया जंगल पनपता है। लेकिन जब इंसान के दखल से कोई प्राकृतिक आवास नष्ट होता है तो ये पूरी चेन टूट जाती है। ये किसी ताश के महल के ढहने जैसा है। ये आज के समय का सबसे कड़वा सच है। किसी भी जीव से उसका घर छीन लेना उसके पूरे अस्तित्व को मिटा देने के बराबर है। किताब में भारत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जीवों का जिक्र है, जैसे बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इनकी घटती संख्या का सबसे बड़ा कारण शिकार से कहीं ज्यादा इनका प्राकृतिक आवास नष्ट होना रहा है। जब जंगल कटते हैं या घास के मैदानों को खेतों और इमारतों में बदल दिया जाता है तो ये जानवर जाएं तो जाएं कहाँ? हालांकि अच्छी बात यह है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए बहुत से प्रयास भी हुए हैं, और इतिहास में कई ऐसे नायक हुए हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति के संतुलन को बचाने में लगा दिया। बिल्कुल। और जब हम संरक्षण के नायकों की बात करते हैं तो जानकी अम्मल का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। वो एक ऐसी महान भारतीय वनस्पति विज्ञानी थीं जिन्होंने केवल प्रयोगशालाओं में रिसर्च नहीं की, बल्कि जमीन पर उतरकर प्रकृति के लिए लड़ाई लड़ी। उनका सबसे बड़ा योगदान केरल के साइलेंट वैली के सदाबहार जंगलों को बचाने के उस ऐतिहासिक आंदोलन में था। जरा सोचिए, उस दौर में वहां कुंती पूजा नदी पर एक विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने की योजना थी, जो पूरे के पूरे उस प्राचीन और समृद्ध जंगल को हमेशा के लिए पानी में डुबो देता। वो कोई साधारण जंगल नहीं था, वो जैव विविधता का एक ऐसा खजाना था जहां ऐसे ऐसे पौधे और जानवर मौजूद थे जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। जानकी अम्मल ने उस आंदोलन को एक वैज्ञानिक आधार दिया। वो लड़ाई कोई 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 10 साल तक चली। आम लोगों से लेकर वैज्ञानिकों तक ने उसमें हिस्सा लिया, जागरूकता अभियान चले और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और साइलेंट वैली को नेशनल पार्क घोषित करके बचा लिया गया। ये इस बात का प्रतीक है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो विकास के नाम पर होने वाले विनाश को रोका जा सकता है। एक और ऐसा ही प्रेरणादायक नाम है सलीम अली का, जिन्हें पूरी दुनिया बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। उनका काम केवल पक्षियों को देखना नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों का जो व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया, वो बेमिसाल है। उन्होंने पक्षियों के प्रवास या माइग्रेशन, उनके खाने की आदतों और उनके आवासों पर बहुत गहराई से काम किया और 10 बेहद शानदार किताबें लिखी। आज हम राजस्थान की जिस केवलादेव नेशनल पार्क या कर्नाटका के रंगनाथीटू पक्षी अभयारण्य की बात करते हैं, उन्हें एक संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिलाने के पीछे सलीम अली के ही अनथक प्रयास और उनके द्वारा जुटाए गए वैज्ञानिक प्रमाण थे। इन महान वैज्ञानिकों के प्रयासों के अलावा हमें संरक्षण के उस तरीके की भी बात करनी चाहिए जो सदियों से हमारे समाज की जड़ों में बसा है। हाँ, किताब में पवित्र उपवन यानी सेक्रेड ग्रोव्स का जो जिक्र है, वो संरक्षण का एक बहुत ही विकेंद्रीकृत और जमीनी मॉडल है। ये कोई सरकारी नियम या कानून नहीं है, बल्कि समुदायों द्वारा अपने दम पर जंगलों को बचाने की एक बेहद प्रभावी पारंपरिक प्रथा है। इसमें पूरे के पूरे समुदाय मिलकर जंगल के एक हिस्से को पवित्र मानकर अछूता छोड़ देते हैं। ये अवधारणा सच में बहुत शक्तिशाली है। उन पवित्र उपवनों में किसी भी जीव को मारना, पेड़ काटना या यहाँ तक कि सूखी लकड़ियां बीनना भी पूरी तरह से मना होता है। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, ये इंसान और प्रकृति के बीच आपसी सम्मान का एक अलिखित समझौता है। और इसका नतीजा ये है कि आज जब बहुत सारे जंगल कट चुके हैं, तब भी ये पवित्र उपवन जैव विविधता, दुर्लभ औषधीय पौधों और कई लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बने हुए हैं। ये साबित करता है कि संरक्षण तभी सबसे ज्यादा सफल होता है जब स्थानीय लोग उसे अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में ये देखने का मौका देती है कि हमारी जीवित दुनिया कैसे काम करती है। एक पौधे के बीज से लेकर उसकी पत्तियों की शिराओं तक जो गणित छिपा है, या एक ठंडे रेगिस्तान के ऊंट के सिकुड़ते कोबड़ में जो सर्वाइवल की कहानी है, वो सब एक ही इशारे की तरफ है कि जीवन हर हाल में रास्ता निकालता है। वर्गीकरण और अनुकूलन के ये सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं,
ये हमारे आसपास लगातार चल रहे जीवन के नाटक की पटकथा है। और ये हमें इस बात का भी एहसास कराता है कि इस पूरी व्यवस्था में हर एक चीज की अपनी एक जगह और अपनी एक अहमियत है। जब हम इस गहराई को समझ लेते हैं तो हमारे लिए किसी भी पेड़ या जानवर को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। आज के इस सफर ने निश्चित रूप से हमारे आसपास की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो हमेशा सोचने पर मजबूर करता है, जो आज की इस बातचीत से सीधा जुड़ता भी है। आज ये जानने को मिला कि हर पौधे और जानवर ने लाखों सालों की एक बेहद धीमी और स्थिर प्रक्रिया के जरिए अपने कठिन परिवेश के हिसाब से खुद को ढालने की अद्भुत क्षमता विकसित की है। बिल्कुल। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि आज जिस तेजी से प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं और हमारी गतिविधियों के कारण जलवायु बदल रही है, क्या प्रकृति के पास खुद को फिर से ढालने का पर्याप्त समय बचा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बदलाव की ये नई तेज रफ्तार जीवन की उस प्राकृतिक अनुकूलन या अडैप्टेशन की क्षमता को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगी? इसी गहरे सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।